डोनेस्क में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। बड़ी खबर इस वक्त वॉर जोन की। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया अटैक। वॉर फ्रंट पर रूसी सैनिकों को बनाया निशाना। पिन पॉइंट हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान। वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन से लेकर मॉस्को तक विश्व युद्ध की आशंकाएं भड़क उठी हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप से लेकर फ्रांस के अधिकारियों तक ने कहा है कि बाइडेन ने तीसरे विश्व युद्ध की रणनीतिक बिसात बिछा दी है। यह आशंकाएं इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की छूट दे दी है। इस घोषणा के साथ ही रूसी संसद ने परमाणु सिद्धांतों का हवाला देते हुए अमेरिका से सीधी जंग की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। यूक्रेन रूसी धरती पर मिसाइल हमलों की तैयारी में जुट गया है। देखिए कैसे बाइडेन का यह फैसला ग्लोबल एटमी सुनामी का कारण बन सकता है। यूक्रेन जिस अनुमति का इंतजार कई महीने से कर रहा था, उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुहर लग चुकी है। रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन महीनों से कह रहा था कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों की मिसाइलों का प्रतिबंधों के साथ इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे एक हाथ पीठ पर बांधकर जंग लड़ना। अब यूक्रेन के हाथ खोल दिए गए हैं। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले के बाद यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से रूसी धरती पर हमला करने की छूट मिल गई है। यूक्रेन अमेरिका की ATACMS मिसाइल से रूसी एयरबेस, सैन्य बेस पर हमले करने के लिए आजाद है। इसके साथ ही फ्रांस के स्कैल्प और ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से भी रूसी धरती पर हमले किए जाएंगे। अभी तक यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईस्टर्न फ्रंट लाइन तक कर रहा था, यानी यूक्रेनी धरती पर बनाए रूसी मोर्चों पर इन मिसाइलों से हमले किए जा रहे थे। लेकिन अब ये मिसाइलें रूसी धरती पर बरसने को तैयार हैं और यूक्रेन ने रूस पर बड़े हमलों की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस फैसले को तीसरे विश्व युद्ध का मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट ही दूसरे विश्व युद्ध को विनाश तक ले गया था और बाइडेन के फैसले की तुलना उसी से की जा रही है। अमेरिका ने 13 अगस्त 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसी प्रोजेक्ट के तहत धरती का पहला परमाणु बम बनाया गया। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। उस बम धमाके से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन बाइडेन के फैसले से उल्टा होने की आशंका है। अगर रूसी धरती पर धमाके हुए तो पुतिन तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजा सकते हैं। यूक्रेन फिलहाल 3 लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका से मिली ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसके साथ फ्रांस से मिली स्कैल्प क्रूज मिसाइल की रेंज भी 300 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिली क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो की रेंज भी इन दोनों मिसाइलों जितनी है।
इन मिसाइलों से रूसी धरती पर हमले की अनुमति मिलने का मतलब है पश्चिमी रूस में बड़ा विनाश। क्योंकि रूस के बहुत से बेस और एयरबेस सहित कई हथियार गोदाम यूक्रेन की रेंज में आ रहे हैं। तो यूक्रेन की रेंज में रोस्टोव ऑन डॉन, वेरोनिश और कुर्स्क के एयरबेस आ रहे हैं। अब यूक्रेन को 300 किलोमीटर तक रूसी धरती पर हमले करने की क्षमता मिल चुकी है। उसकी रेंज में 50 से ज्यादा रूसी बेस, एयरबेस और हथियार डिपो आ रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट कुर्स्क क्षेत्र है, क्योंकि इस वक्त कुर्स्क एयरबेस पर रूसी वायुसेना एक्टिव है। कुर्स्क की जंग में नॉर्थ कोरिया के जवान भी शामिल है, इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन सबसे ज्यादा हमले रूस के कुर्स्क में करेगा। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सितंबर में ही पुतिन का आत्मरक्षा प्लान लागू कर दिया गया है। रूस ने इस आशंका को देखते हुए यूक्रेन की रेंज से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर हटा दिए हैं। इसके साथ साथ आर्टिलरी और सैन्य वाहन भी यूक्रेनी रेंज के पीछे लाए जा चुके हैं। यूक्रेनी सीमा पर बने हथियार डिपो भी खाली करके नए डिपो रेंज के बाहर बना दिए गए हैं। फिलहाल सीमा से सटे ज्यादातर बेस पर सिर्फ रूसी सैनिक मौजूद हैं। लेकिन यूक्रेन के इन हमलों को सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि रूस इसे अपनी संप्रभुता और राष्ट्र के अस्तित्व पर खतरा मानता है। सितंबर के महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर रूसी धरती पर पश्चिमी देशों के हथियारों से हमले होते हैं तो इसे अमेरिका रूस की सीधी जंग माना जाएगा। ऐसी स्थिति में रूस अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने पर विचार करेगा। 17 नवंबर को बाइडेन का फैसला आने के साथ ही रूस ने इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। रूस के उच्च सदन के उप प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध हटाने का मतलब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ना है। रूस त्वरित हमले के लिए तैयार है। बाइडेन की सत्ता के पास 60 दिन का वक्त बचा है और विदाई से पहले बाइडेन के इस फैसले को अधीरता के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राजनीतिक जगत में भी इसे खतरनाक फैसला कहा गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा है कि अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मेरे पिता की वापसी से पहले तीसरा विश्व युद्ध सुनिश्चित करना चाहता है। अमेरिका के नेता नहीं चाहते कि मेरे पिता शांति स्थापना करके मानव सभ्यता को सुरक्षा दे। अगर रूसी जमीन पर पश्चिमी हथियारों से हमले शुरू हुए तो पलटवार तय माना जा रहा है। यूरोप में रूस के पहले 2 टारगेट फ्रांस और ब्रिटेन बन सकते हैं। रूस के नॉर्थ सी फ्लीट की 3 सबमरीन इस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन के पास मौजूद हैं। ये हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों के साथ गश्त लगा रही हैं और रूस पर हमले होते ही पुतिन न्यूक्लियर कोड रिलीज कर सकते हैं। यही दोनों देश यूक्रेन को स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो की सप्लाई कर रहे हैं। यूरोप के देश भी ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के साथ सीधी जंग की आशंका जोर पकड़ती जा रही है। इसीलिए ब्रिटेन ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है। ब्रिटेन ने नई कटिंग एज क्रूज मिसाइल स्पीयर का टेस्ट किया है। इसे स्वीडन में यूरो फाइटर टाइफून से दागा गया। मिसाइल ने 100 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक हमला किया। यूरोप के देश ट्रंप की वापसी से पहले पहले आत्मरक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। अब ट्रंप की वापसी से पहले बाइडेन भी लॉन्ग रेंज हमलों का फैसला ले चुके हैं। इसीलिए तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के हमले, जी हां, यूक्रेन के कई टैंक तबाह हुए, रूसी ड्रोन ब्रिगेड के कैमिकाज़ी हमले हुए हैं। फ्रंट लाइन पर रूस
ने हमले किए हैं। यूक्रेन के कई टैंकों को तबाह करने का दावा किया गया। और जैसी उम्मीद थी यूक्रेन में वैसा ही हो रहा है। रूस के हमलों की रफ्तार तेज होती जा रही है और रविवार को जंग में पहली बार एक साथ ज़िरकॉन और किंजल जैसी शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। रूस ने यूक्रेन पर 2 चरणों में हमला किया। दोनों बार लगातार 1 घंटे तक ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि यूक्रेन में एयर डिफेंस नाकाम हो गए और कई इलाकों में धमाके हुए। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए 300 से अधिक हवाई हमले किए। हमले में रूस की घातक मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आसमान में 25 से ज्यादा लड़ाकू विमान मौजूद थे और काला सागर में भी हमला किया गया। ज़िरकॉन जैसी ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस को नाकाम करने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर कई बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। शनिवार की देर रात से रविवार तक यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ। ऐसा हमला कि मिसाइलों की गिनती मुश्किल हो गई। इतना घातक हमला कि पूरा यूक्रेन शेल्टर्स में दुबक गया। इतना बड़ा हमला कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गए। इतने लोकेशन पर एक साथ अटैक कि पूरा यूक्रेन धमाकों से सहम गया। रूस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसका नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में क्यों शुमार है। रूस ने यह भी दिखा दिया है कि इतनी लंबी जंग के बाद भी रूस की क्या कुव्वत है और रूस क्या कर सकता है। इस हमले का पूरा ब्यौरा सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको यूक्रेन की मौजूदा हालात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। 16 नवंबर की रात 12 बजे के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की। 60 मिनट में ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन पर 120 मिसाइलों से हमला किया गया। 90 आत्मघाती ड्रोन से भी प्रहार हुआ। यूक्रेन में 210 जगहों को टारगेट किया गया। रूस के निशाने पर तमाम ऐसी जगहें थी जहां से यूक्रेन में बिजली की सप्लाई होती है। बिजली सप्लाई के सब बिजली स्टेशन से लेकर छोटे छोटे पावर स्टेशन को भी टारगेट किया गया। यूक्रेन को सर्दियों से पहले ऐसे हमले की आशंका बहुत पहले से थी। पुतिन कई महीनों से ऑपरेशन विंटर की तैयारी में थे। रूस में मिसाइलों का जखीरा तैयार किया जा रहा था। काला सागर में भी कई मिसाइल कैरियर तैनात किए गए थे। रविवार की सुबह होने से पहले यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को दहलाया। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया था। पावर स्टेशन की तबाही के आंकड़े जुटाए जा रहे थे। तभी दोपहर बाद रूस से हमलों का दूसरा चरण शुरू हुआ। सत्रह नवंबर दोपहर 12 बजे के बाद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की दोबारा शुरुआत हुई। रूस की तरफ से 102 मिसाइलों से हमला किया गया। रूस ने कुल 42 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। हवाई हमले के इस तूफान से साबित हो गया है कि पुतिन ने यूक्रेन को भस्म करने का मिशन शुरू कर दिया है और आने वाले दिन इससे भी बड़ी तबाही लेकर आ सकते हैं। इस हमले के दौरान यूक्रेन ने F-16 का इस्तेमाल किया। F-16 से रूसी मिसाइलों को गिराने की कोशिश की गई। यूक्रेन खुद को बचाने में कितना कामयाब हुआ, ये जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि रूस ने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए कितने बड़े और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। तो रूस ने यूक्रेन पर तूफानी हमला किया। मिसाइलों की बरसात के लिए 7 TU-160 बॉम्बर ने टेक ऑफ किया। इसके बाद रूस के एयरबेस से 16 TU
95 MS बॉम्बर रवाना हुए। हमले के लिए 2 Tu-22 M3 बॉम्बर का इस्तेमाल भी किया गया। 5 सुखोई 34 फाइटर जेट भी यूक्रेन पर मिसाइल बरसा रहे थे और रूस के 4 सुखोई 27S विमानों ने भी हमले किए। अलग अलग दिशाओं से हमले के लिए 10 MiG-31K फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया। काला सागर में लगातार तैनाती बढ़ रही है। यहां से 4 युद्धपोत यूक्रेन के तटीय इलाकों को निशाना बना रहे थे। यूक्रेन के ओडिशा पर युद्धपोत से जबरदस्त प्रहार किया गया। यूक्रेन में जबरदस्त तबाही के लिए ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। ज़िरकॉन के अलावा किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया गया। KH-101 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से भी यूक्रेन पर प्रहार हुआ। इसके अलावा रूस ने KH-22 एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। KH-59 गाइडेड मिसाइल से पावर स्टेशन को टारगेट किया गया। रूस के 100 से अधिक आत्मघाती कैमिकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन की राजधानी कीव की सुरक्षा में कई पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इसलिए रूस ने अपनी शक्तिशाली ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल किया ताकि एयर डिफेंस नाकाम हो जाए और कीव में बड़ा धमाका हो सके। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूसी ज़िरकॉन मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया गया। क्रीमिया से ज़िरकॉन मिसाइल लॉन्च की गई थी। यूक्रेन ने किंजल को भी एयर डिफेंस से गिराने का दावा किया है। यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस और F-16 फाइटर जेट रूसी हमले को नाकाम करने में जुटे थे। लेकिन यह इतना बड़ा हमला था कि यूक्रेन का पूरा सुरक्षा तंत्र कमजोर साबित हुआ और कई जगहों पर धमाके हुए। ओडिशा में बिजली की सप्लाई रुक गई है। लोगों को गर्म पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सूमी में 11 की मौत हुई और 89 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन अंदेशा है कि बर्फबारी में यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रूस ने कीव को निशाना बनाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी मॉस्को में हमले का प्रयास किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को के बाहरी इलाकों में 2 ड्रोन गिराए गए। रूस के एक डिफेंस प्लांट पर ड्रोन का धमाका हुआ। रूस की फैक्ट्री में ड्रोन और मिसाइल का प्रोडक्शन होता था। रूस के जबरदस्त प्रहार से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पोलैंड और रोमानिया में भी दहशत मच गई। रूस के हमले की शुरुआत के बाद पोलैंड में कई फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। एयर डिफेंस को भी सतर्क रखा गया। हालांकि रूस की एक भी मिसाइल या ड्रोन यूक्रेन की सीमा के बाहर नहीं गया। पोलैंड और रोमानिया के फाइटर जेट ने सिर्फ अपने इलाके की सुरक्षा के लिए गश्त की और रूस की मिसाइलों को नष्ट करने में मदद नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और डोनबास में रूसी सेना को बड़ी बढ़त। नोवा एलेक्सेवका पर रूस का कब्जा। अक्टूबर में 400 वर्ग किलोमीटर डोनबास क्षेत्र जीता। गाजा में संघर्ष ने इजरायल को उस राह पर खड़ा कर दिया है जहां से उसे 2 दिशाओं में चलने का विकल्प मिलता है। पहला, हमास और हिजबुल्लाह को इजरायल से टकराने का अंजाम बताकर वापस इजरायल तक सीमित हो जाए, और दूसरा, इस संघर्ष को विस्तार देकर यहूदी साम्राज्य की जमीन वापस हासिल कर दे। और लगता है कि इजरायल ने दूसरा विकल्प चुन लिया है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पीएम नेतन्याहू ने लेबनान में ऑपरेशन का नया प्लान एक्टिव कर दिया है। अब क्या यह प्लान है और क्यों यह दूसरा विकल्प है, इस पर एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस देखिए। इजरायली सेना के उत्तर दिशा में बढ़ते कदम बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सेंट्रल डिफेंस का एक्शन प्लान चेंज हो चुका है।
पीएम नेतन्याहू अब हिजबुल्लाह के खतरे का हमेशा हमेशा के लिए अंत करने का फैसला कर चुके हैं। टारगेट बदलकर रणनीतिक परिवर्तन किया जा चुका है और अब इस फैसले में किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो क्या इजराइल ने लेबनान को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी कर ली? क्या इजरायली फोर्स बेरूत पर कब्जे की तैयारी में है, या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष का फायदा उठाकर इजराइल सीमा विस्तार को अंजाम देने जा रहा है? सवाल अहम है और इनके उठने का कारण उससे भी ज्यादा अहम है। कारण यह है कि लेबनान में तबाही मचाने वाले आईडीएफ के जवान हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाकर इजराइल वापसी के रास्ते पर ही थे कि अचानक उन्हें अपनी यात्रा को विराम देकर वापस लेबनान में युद्ध लड़ने के आदेश दिए गए। यानी इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के बाद जिस शांति स्थापना की कल्पना की थी वो महज कल्पना थी। इसीलिए पीएम नेतन्याहू ने काल्पनिक शांति को स्थायी शांति में बदलने का प्लान एक्टिव कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्लान को एक्टिव करने की जरूरत क्यों पड़ी? लेबनान में ऑपरेशन करने वाली इजरायली फोर्स को आदेश मिले हैं कि वो ना तो अपनी पोजीशन छोड़े और ना ही संघर्ष को विराम दे, बल्कि वो लेबनान के दक्षिणी हिस्से को अपने कब्जे में ले और ऑपरेशन जारी रखते हुए इजरायल की मौजूदा सीमा को विस्तार दे, जिसमें उनकी मदद के लिए दूसरी टीम भी जल्द पहुंचने वाली है। प्रश्न अब भी यही है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद कमजोर पड़े हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की इजराइल को जरूरत क्यों है? इस सवाल का जवाब है लेबनान के दक्षिणी हिस्से को इजराइल बनाने की तैयारी। और यह फैसला इजराइल ने यहूदी साम्राज्य की पुनर्स्थापना का हवाला देते हुए लिया है। आखिर कहां दिखता है यहूदी साम्राज्य में लेबनान? क्यों लिया गया यह फैसला? इसे इजरायली थिंक टैंक्स के बताए इतिहास के आधार पर समझ लीजिए। इजराइल की वर्तमान सीमा ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद बनी, जो कि कृत्रिम है, जबकि बेरूत तक यानी पूरा दक्षिणी लेबनान इजराइल का हिस्सा था, जिसका जिक्र जोशुआ की किताब में भी मिलता है, जिसमें सिदोन को इजराइल में बताया गया है। वहीं बेरेशित रब्बा में भी सिदोन का जिक्र मिड्राश के नाम से है। यानी जमीन की जंग इजराइल के लिए अपने अस्तित्व की जंग है और इस जंग में रणनीतिक परिवर्तन का उद्देश्य अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करना है। इसलिए एक बार फिर इजरायली सेना एक्शन मोड में है। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसका सबूत है एक रात में खड़ा किया गया बारूदी तबाही का नया बवंडर। यह एयर स्ट्राइक इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी बेरूत में की है। इस एयर स्ट्राइक में बेरूत की अहम इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा आईडीएफ के बारूदी एक्शन में उस घर को भी जमींदोज कर दिया गया है जो हिजबुल्लाह के ऑपरेशन का सेंटर माना जाता था। यह अपार्टमेंट हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर कब्जे का प्लान क्या है? और हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन प्लान में बदलाव के बाद आईडीएफ जिस गति से आगे बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यह कार्रवाई सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर नहीं हो रही है, बल्कि इस बारूदी एक्शन का मकसद उत्तर लेबनान पर कब्जा है। इसलिए आईडीएफ ने पहले नकौरा पर कार्रवाई की और इन ताबड़तोड़ हमलों में हिजबुल्लाह की फ्रंट लाइन को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह की फ्रंट लाइन को ध्वस्त करते हुए आईडीएफ के जवान तायरे की तरफ बढ़े, जहां लगातार बमबारी जारी है। इसी तरह हिजबुल्लाह की कोस्ट एरिया लाइन से सप्लाई काटते हुए अस रफंद को भी आईडीएफ ने अपना निशाना बनाया। लेकिन आईडीएफ यहां भी नहीं थमी। कोस्ट एरिया लाइन के हम शहर सिदोन को भी बारूदी धमाकों से दहलाने में इजरायली जवानों ने कमी नहीं छोड़ी। और अब आईडीएफ की पहुंच बेरूत तक पहुंच गई है, जहां इजरायली हमले शुरू हो चुके हैं। और इन हमलों में हिजबुल्लाह को कितना नुकसान हुआ है, इसे आगे विस्तार से देखिए।
हिजबुल्लाह का कितना नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। इस टनल में जो गोला बारूद है वो हिजबुल्लाह के इजराइल के खिलाफ एक्शन की बुनियाद था, लेकिन इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के प्लान को ही तबाह कर दिया है और इजराइल को धमकी देने वाली उस आवाज को भी इजरायली फोर्स ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया है, जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को प्रेरित करती थी और दुनिया को खौफ से भर देती थी। यानी सेंट्रल डिफेंस डिपार्टमेंट से आदेश मिलते ही न सिर्फ आईडीएफ के जवानों ने इजराइल लौटने का प्लान कैंसिल कर दिया, बल्कि वो दोगुनी ताकत से उस फरमान को पूरा करने की दिशा में चल पड़े हैं जो इजराइल की सीमा विस्तार के लिए एक्टिव है, और इसका सबूत है ये तबाही। लेबनान के चामा गांव में आईडीएफ का घेराव। आईडीएफ ने 17 नवंबर को चामा पर किया था कब्जा। और अरब की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनी ने अपने बेटे मुस्तफा खमेनी को उत्तराधिकारी चुन लिया है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि खमेनी फिलहाल कोमा में है और बीमारी की आशंका के चलते उन्होंने मुस्तफा को सितंबर में ही उत्तराधिकारी चुन लिया था। मुस्तफा के ईरान का सुप्रीम लीडर बनते ही प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हो गए हैं और इजरायल पर संगठित हमले शुरू कर दिए गए। देखिए कैसे मुस्तफा खामेनी इजरायल विनाश का ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं और क्यों प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हैं। ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो चुका है। खामेनी की सत्ता के उत्तराधिकारी का चुनाव होते ही प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हैं और 17 नवंबर की रात इजरायल के कई शहरों पर प्रॉक्सी संगठनों ने 3 दिशाओं से बारूद बरसाया है। ईरान का सबसे बड़ा लक्ष्य है इजराइल का विनाश। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईरानी नीतियों और रणनीतियों को अयतुल्लाह अली खामनेई ने 35 साल तक संभाला। नसरल्लाह की मौत के बाद अयतुल्लाह अली खामनेई ने जब बरसों बाद नमाज अदा कराई, तब भी उन्होंने इजराइल को तबाह करने की बात कही। और जिहाद का प्रतीक बन चुकी एक राइफल लेकर ग्रैंड मस्जिद तेहरान में जनता के सामने आए थे, लेकिन उनके हाव भाव और आवाज पर उम्र का असर दिख रहा था। इस शोक सभा के बाद खामनेई सार्वजनिक जीवन में नजर नहीं आए और अब रिपोर्ट है कि खामनेई बीमारी के चलते कोमा में। रिपोर्ट है कि अयतुल्लाह अली खामनेई का उत्तराधिकारी उनके दूसरे बेटे मुस्तफा खामनेई को चुन लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुस्तफा के नाम पर सहमति जताई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के छोटे बेटे मुस्तफा खामनेई होंगे। मुस्तफा खामनेई के नाम का चुनाव होते ही प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बारूदी बारिश शुरू कर दी। 17 नवंबर की रात को इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल की पोर्ट सिटी इलात पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए। इलाक में हमलों के अलर्ट सायरन गूंजने लगे और लोग शेल्टरों की तरफ भागने लगे। अलर्ट सायरन बजते ही इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए और इजरायली आसमान में आग और धुएं की लकीरें छोड़ती मिसाइलें नजर आने लगी। लेकिन अरब मीडिया का दावा है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इराकी रेजिस्टेंस के ड्रोन को रोकने में नाकाम रही। इजरायली डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल इलाद पोर्ट के नजदीक गिरी। इसके अलावा इजरायली डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल जॉर्डन की सीमा में गिरने की भी रिपोर्ट है। हालांकि इन हमलों में इजराइल को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इराकी रेजिस्टेंस के साथ ही हिजबुल्लाह ने भी इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं।
हिजबुल्लाह सहित ईरान के शिया प्रॉक्सीज को जितने बड़े पैमाने पर समर्थन आयतुल्लाह के शासन काल में मिलता रहा है, उससे कहीं ज्यादा समर्थन मुस्तफा के शासन काल में मिलना तय माना जा रहा है। क्योंकि 55 साल के मुस्तफा को अपने पिता से ज्यादा कट्टरपंथी माना जाता है और वो अमेरिका के धुर विरोधी है। मुस्तफा खामनेई राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद सुर्खियों में आए थे। उन्हें ईरान का अगला राष्ट्रपति माना जा रहा था, लेकिन उन्हें लेकर आयतुल्लाह अली खामनेई की योजना बड़ी थी। पहली बार 2009 में मुस्तफा दुनिया की नजरों में आए थे। तब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदी नेजाद को सुधारवादी नेता मीर हुसैन मौसावी पर जीत मिली थी। सुधारवादी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई। इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। मुस्तफा ने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला, जिसमें कई लोग मारे गए। कहा जाता है कि ईरान की खुफिया और दूसरी सरकारी एजेंसियों में मुस्तफा के लोग बैठे हुए हैं और इजराइल के फिलिस्तीनी वर्ग में उनका बड़ा नेटवर्क है। गाजा की जंग के बाद मुस्तफा अली खामनेई ने ही पर्दे के पीछे से ईरान की विदेश नीति और प्रॉक्सी ऑपरेशन को गाइड कर रहे थे। इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम को तेहरान शिफ्ट करने के पीछे भी मुस्तफा की रणनीति थी। अक्टूबर के महीने में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को विशेष विमान से लेबनान मुस्तफा ने ही भेजा था और इस विमान में नईम कासिम को तेहरान लाया गया था। मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक जगहों पर कम नजर आते हैं और खामोशी से काम करना उनका अंदाज है। अब मुस्तफा ने प्रॉक्सी वॉर का नया प्लान बनाया है। नवंबर को ही ईरानी सुप्रीम लीडर की एडवाइजरी काउंसिल के नेता अली लारिजानी ने लेबनान सीरिया का दौरा किया। माना जा रहा है कि मुस्तफा ने ही लारिजानी को दौरे पर भेजा था। इस दौरे में लारिजानी की मुलाकात प्रॉक्सी संगठनों के अलग अलग नेताओं से हुई। इस बैठक में तय किया गया है कि प्रॉक्सी के छोटे छोटे गुट इजराइल पर हमले करेंगे। इजराइल पर सीरिया, लेबनान, इराक और यमन से एक साथ हमले किए जाएंगे। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने की जानकारी भी इसी बैठक में दी गई और इसके बाद ही 15 नवंबर से इजराइल पर सभी संगठनों के हमले शुरू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और वहीं इजराइल पर जारी है हिजबुल्लाह के हमले। हिजबुल्लाह ने फायर किए कई रॉकेट। लेबनान की सीमा से सटे गांव में अलर्ट सायरन। गाजा में संहार का नया दौर शुरू हो गया है। इजरायली वायुसेना गाजा के कई इलाकों में बमबारी शुरू कर दी गई है। बिना किसी चेतावनी के हमले की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ बदला लेने के लिए हमास का गुरिल्ला प्रहार भी तेज हो गया है। इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर छिपकर हमले हो रहे हैं। युद्ध के बीच इजरायल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। गाजा में एक बार फिर रिहायशी इमारतों पर बम। अल कस्साम ब्रिगेड के हमलों के बाद की बौखलाहट में गाजा में बड़े पैमाने पर संहार किया गया। बेत लाहिया इलाके में एक इमारत को बम से गिरा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले से पहले इमारत खाली नहीं करवाई गई। गाजा में 24 घंटे में 111 लोगों की मौत हो चुकी। उत्तरी गाजा में 70 लोगों की मौत हुई। राफा में भी इजरायली सेना ने बमबारी की। इजरायली वायुसेना का दावा है कि जबालिया में सर्च ऑपरेशन के लिए मौजूद सैनिकों को हवाई हमले से मदद की गई। हमास के बदले का एक्शन भी जारी है। तमाम तलाशी अभियान के बाद भी हमास का गुरिल्ला प्रहार जारी है। हमास के लड़ाके बल्बों के बीच से आईडीएफ के बख्तरबंद वाहनों और बुलडोजर को निशाना बना रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। इजरायली सैनिक एक फ्लैट की तलाशी ले रहे हैं, सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन तभी अचानक सैनिकों पर गोलियों की बरसात हो जाती।
हमास के लड़ाके सरेंडर करने की जगह आखिरी सांस तक लड़ने का प्रण ले चुके हैं और यही इजरायली सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। हमास के लड़ाके इमारतों में स्नाइपर गन के साथ तैनात हैं और बहुत दूर से इजरायली सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। हमास के ऐसे हमलों की वजह से ही इजरायल के नुकसान का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ये उन इजरायली सैनिकों की तस्वीरें हैं जिन्हें हमास के स्नाइपर ने अपना निशाना बनाया। ये सभी गाजा के बेत लाहिया इलाके में स्नाइपर हमले का शिकार बने। इन हमलों के बीच गाजा से बंधकों की रिहाई मुश्किल होती जा रही। नेतन्याहू गाजा में पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन देश में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजधानी तेल अवीव में फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़क पर उतरे थे और ये मांग कर रहे थे कि हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए डील की जाए। ये लोग जंग का विरोध कर रहे हैं और बंधकों की वापसी की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब हमास से डील मुश्किल होती जा रही। हमास के नेता दो खेमों में बढ़ गए। कतर में बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अब हमास के नेता तुर्की पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कतर पर अमेरिका का जबरदस्त दबाव है, जिसकी वजह से कतर हमास से दूरी बना रहा है। कतर के बाद अब हमास नेताओं का दूसरा ठिकाना तुर्की बना है। यूएन में भी इजरायल की मुश्किलें बढ़ती जा रही। मलेशिया ने इजरायल को यूएन से निकालने की मांग की है। हालांकि इजरायल के नए रक्षा मंत्री ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया है कि सरकार की प्राथमिकता गाजा से बंधकों को छुड़ाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और गाजा में संहार का नया दौर शुरू हो गया है। इजरायली वायुसेना गाजा के कई इलाकों में बमबारी शुरू कर चुकी है। बिना किसी चेतावनी के हमले की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ से बदला लेने के लिए हमास का गुरिल्ला प्रहार भी जारी है। इधर गाजा पर इजरायल का हमला कोई रणनीतिक युद्ध नहीं था, बल्कि ये इजरायली नागरिकों पर हुए हमले का बदला था। लेकिन इस हमले ने इजरायल के लिए संभावना के ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जिसकी कल्पना शायद ही हमास या हिजबुल्ला या उन्हें फंडिंग करने वालों को होगा। इजरायल का बड़ा प्लान, वेस्ट बैंक फतह का ऐलान। अपनी जमीन के लिए यहूदियों की लड़ाई का केंद्र मौजूदा इजरायल के पूर्व और पश्चिमी हिस्से तक फैला हुआ है, जिसमें पूर्वी हिस्सा यानी गाजा की तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही है। ये इजरायली सीमा का अघोषित विस्तार है, लेकिन अब बारी है पश्चिमी हिस्से यानी वेस्ट बैंक की। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि गाजा को लेकर दुनिया का नजरिया इस समय भी बहुत अलग है, जिसमें इजरायल के लिए संभावना है, यानी आने वाले कुछ दशकों में संभवतः गाजा को इजरायल के रूप में मान्यता भी मिल सकती है। लेकिन वेस्ट बैंक को लेकर रणनीतिक हालात बिल्कुल अलग है, यानी दुनिया का रुख वेस्ट बैंक पर गाजा जैसा नहीं है। लेकिन अब वेस्ट बैंक को लेकर नजरिया बदलने और दुनिया को अपने पक्ष में करने की रणनीति तैयार हो चुकी है। और इस रणनीति में मुख्य किरदार है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। खबर के अनुसार ट्रंप के इलेक्शन जीतते ही इजरायल को लेकर एक ऐसा प्लान बनाया गया है जिसे ट्रंप के पदभार संभालते ही लागू कर दिया जाएगा और वेस्ट बैंक इजरायल के कब्जे में होगा। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस प्लान का खुलासा खुद इजरायल के वित्त मंत्री ने किया है, लेकिन अब तक विश्व बिरादरी ने इस प्लान पर आपत्ति नहीं जताई। दरअसल इजरायली वित्त मंत्री बेचलेल स्मोट्रिच ने 2025 की योजना का खुलासा किया था, जिसमें यह बताया गया है कि इजरायल नए वर्ष में पश्चिमी सीमा का विस्तार करेगा और डोनाल्ड ट्रंप की जीत वेस्ट बैंक में यहूदियों की बस्तियों के विलय को आगे बढ़ाने का मौका है। यानी प्लान के तहत इजरायल वेस्ट बैंक के प्लान के लिए ट्रंप से समर्थन हासिल करेगा। हालांकि यह खुलासा सार्वजनिक रूप से किया गया है और इस प्लान के पूरे होने में ट्रंप प्रशासन की भूमिका पर सबकी नजर टिकी है। लेकिन हैरान करने वाला नया खुलासा यह है कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक तक इजरायली सीमा के विस्तार का यह प्लान डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें घोषित रूप से ट्रंप की सहमति मानी जा रही है। खुलासे के तहत इजरायल वेस्ट बैंक में 2 पावर प्लांट लगाने जा रहा है। ये पावर प्लांट अक्टूबर 2025 के अंत तक स्थापित कर लिए जाएंगे और प्लांट का निर्माण वेस्ट बैंक के 200 हेक्टेयर सौर फोटोवोल्टेक क्षेत्र में होगा।
जिसका मतलब है कि इजराइल यहूदिया और सामरिया में अपने बिजली संयंत्र लगाने जा रहा है और दुनिया ये जानती है कि इन प्लांट्स का उद्देश्य गाजा के बाद मिशन वेस्ट बैंक है। लेकिन इस मिशन को रोकने का मतलब है इजराइल से युद्ध। बहरहाल ये समझना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इजराइल का ये प्लान विवादास्पद है क्यों। दावे के तहत वेस्ट बैंक में पावर प्लांट अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दावे के तहत इजराइल का प्लान फिलिस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि कानूनन किसी कब्जे वाले क्षेत्र के संसाधनों का दोहन प्रतिबंधित है। लेकिन जॉर्डन नदी के किनारे ये संयंत्र बनते हैं तो इसका फायदा यहूदी बस्तियों को मिलेगा और यही इजराइल के लिए वेस्ट बैंक पर कब्जे का सुनहरा मौका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर किम जोंग अमेरिका से सीधी जंग तो नहीं लड़ सकता, लेकिन रूस के जरिए किम ने इंतकाम का रास्ता जरूर ढूंढ लिया है। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किम ने रूस में अपने 1 लाख सैनिकों को भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका से किम जोंग का नया इंतकाम। सीधी जंग भले ही ना हो, लेकिन अमेरिका के खिलाफ इनडायरेक्ट युद्ध को किम जोंग और तेज करने वाले हैं। किम जोंग ने ऐलान कर दिया है कि अब रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होगी। किम के 1 लाख सैनिक रूस जाएंगे। सैनिकों को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया गया है। सैनिकों ने रूस जाने की तैयारी शुरू कर दी है। किम न सिर्फ यूक्रेन में अपनी सेना को भेजने की तैयारी में है, बल्कि नॉर्थ कोरिया की सेना को एक बड़े युद्ध की तैयारी करने का भी आदेश दिया है। किम जोंग ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रही मदद पर भी सवाल उठाया है। किम के गुस्से की वजह है रूस में उनके सैनिकों पर अमेरिकी हथियारों से हमला। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत दी है। ये इजाजत कुर्च चीना इलाके के लिए दी गई है। नॉर्थ कोरिया की सेना इसी इलाके में तैनात है। अमेरिकी मिसाइल से हमले के बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत हो रही है, जिसके बाद ही किम ने रूस में 1 लाख सैनिकों को भेजने का फैसला लिया है। गुस्से की दूसरी वजह जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास भी है। किम अमेरिका के इस कदम का बदला यूक्रेन से लेना चाहता है। नॉर्थ कोरिया से कुर्स्क की जंग में जीत के लिए मदद की खेप भेजी गई है।